हमारा एक्सपर्ट लेवल है जी। रिसेंटली फरवरी में 2020 फरवरी के अंदर सिस्को की तरफ से सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा चेंज आया जी। उस चेंज के अंदर उसने टेक्नोलॉजीज के अंदर एक तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया और अपना कुछ सर्टिफिकेशन ट्रैक को भी चेंज किया। बहुत सारी सर्टिफिकेशंस को मिनिमाइज कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो पहले तो हम सिस्को के जो अप ट्रैक रिसेंटली चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि पहले सिस्को की सर्टिफिकेशंस कितनी थी और अब रिसेंटली सिस्को के अंदर कितनी सर्टिफिकेशंस हो रही हैं जी। तो लेट्स मूव जी फॉरवर्ड कि हम सिस्को की सर्टिफिकेशंस इस टाइम क्या है। तो पहले हम डेफिनेटली सिस्को के लेवल 1 एसोसिएट लेवल की बात करेंगे, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट यानी कि CCNA की। जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्को का ये जो एसोसिएट लेवल है ये शुरू से नेटवर्क की दुनिया में बड़ा एक्साइटिंग प्रोग्राम और बड़ा फाउंडेशनल प्रोग्राम रहा है जी। तो अगर हम फरवरी 20 से पहले की बात करें, कर दिया, अब कितनी सर्टिफिकेशंस है जी। तो अगर हम देखें 24 फरवरी तक, इससे पहले ये जो अर्लियर आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड के अंदर, तो CCNA हमारे पास मतलब बहुत ज्यादा हुआ करते थे। R&S था, वायरलेस था, सिक्योरिटी था, डिजाइन था, सर्विस प्रोवाइडर SP, क्लाउड था, डेटा सेंटर था, इंडस्ट्रियल। तो ये इतने ज्यादा CCNA पहले हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर 24 फरवरी हमारे पास जस्ट सिस्को की तरफ से जो बिग चेंज आया वो क्या आया कि हमारे पास 3 तरह के एसोसिएट लेवल्स रह गए जी। उनमें फर्स्ट वन क्या है, CCNA, जिसके लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं जी। CCNA के अलावा फिर उन्होंने लॉन्च किया डेपनेट जी और फिर साइबर ऑप्स स्टार्ट किया जी। तो अब अगर हम बात करें सिस्को के अंदर जो एसोसिएट लेवल है वो इंस्टेड ऑफ ऑल दीज अब कितने एसोसिएट लेवल हैं, ये 3 लेवल्स हैं जी। 3 एसोसिएट के अंदर 3 सर्टिफिकेशंस हैं जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि CCNA जो अब सिंपल CCNA है इसके अंदर क्या नया चेंज आया, क्या एक्साइटिंग प्रोग्राम्स उन्होंने ऐड किए, क्या टॉपिक्स वो न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक लेकर आए। तो आज हम पहले CCNA को अंडरस्टैंड करेंगे कि फरवरी के बाद जो सिस्को ने चेंज किया है CCNA के अंदर वो क्या है जी। तो लेट्स मूव CCNA के अंदर क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि जो CCNA पहले था उसका कोड क्या था जी, वो था 200-125। हम जब कोड की बात करते हैं तो आप किसी भी वेंडर की कोई भी सर्टिफिकेशंस ले लें, हर वेंडर की हर सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक कोड हुआ करता है। तो सिस्को के भी इसी तरह जितने भी लेवल्स और हर लेवल्स के जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं हर सर्टिफिकेशन का एक कोड है जी। अगर हम बात करें यहाँ पर CCNA जो कि न्यू CCNA है उसका कोड अब 200-125 की बजाय क्या है 200-301 जी। तो उन्होंने इसको जो ब्रेकअप दिया है कोर्स आउटलाइन का उसको इन्होंने कुछ 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जी और डेफिनेटली उसको परसेंटेज उसको वेटेज भी दी है जी। तो पहला जो है वो क्या है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स जी। तो नेटवर्क फंडामेंटल जिसको इन्होंने 20% वेटेज दी है इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, ये सच वैसे ही है जैसे आपका 200-125 में था जी। इसके बाद उन्होंने नेटवर्क एक्सेस जिसको इक्वल इन्होंने 20% वेटेज दी है, इसमें भी कोई थोड़ा बहुत चेंज आया जिसको हम डिटेल्स में आगे देखते हैं। फिर है हमारा IP कनेक्टिविटी 25% जी। तो इन सब में जो IP कनेक्टिविटी है उसका वेटेज जरा सबसे बेहतर है जी, ज्यादा है। इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो खैर हर चीज है लेकिन इसका वेटेज कुछ ज्यादा है जी। IP सर्विसेज जी, तो IP सर्विसेज भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है जी जो कि 10% वेटेज पे है जी। और सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड देन
जो बिल्कुल ही इसमें उन्होंने एक न्यू एरा ऐड किया है वो क्या है, ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी जी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर हम किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे जी। ओके जी, नेटवर्क फंडामेंटल्स जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं जी, हम नेटवर्क एस्टेब्लिश क्यों करते हैं जी। अगर हम बात करें नेटवर्क हम क्यों बना रहे हैं, देखें जी, या तो कोई भी डिवाइस, अगर हम एक सिंपल सिस्टम नोड्स की बात करें तो नोड्स या तो किसी नेटवर्क का हिस्सा होंगे या किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं होंगे जी। अगर वो किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो इट मीन्स हम कह देंगे कि ये सिस्टम, ये नोड तो हमारा स्टैंड अलोन है जी, मतलब ये किसी भी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। और अगर वो स्टैंड अलोन नहीं है तो इट मीन्स कि ये सिस्टम किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा है जी। अब मैं किसी भी सिस्टम को किसी नेटवर्क का हिस्सा क्यों बनाऊंगा, डेफिनेटली मुझे डिफरेंट नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है। इस वजह से मैं उन डिफरेंट नोड्स को उस नेटवर्क का हिस्सा बनाने जा रहा हूं जी। अब उन डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो मैं एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करूंगा, अब नेटवर्क जो एस्टेब्लिश करा रहा हूं, जो मैंने कम्युनिकेशन करवानी है, तो मैं कम्युनिकेशन उनके दरमियान क्यों करवाऊंगा, शायद इस वजह से वो डिफरेंट सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे कि जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, और जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज शेयर करना चाहेंगे आप मेरे साथ। तो हम डाटा शेयरिंग के लिए उन डिफरेंट सिस्टम नोड्स की कम्युनिकेशन करवाते हैं और ये एक नेटवर्क का सब हिस्सा होते हैं। और डेफिनेटली इस नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे किसी ना किसी मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स कि वो मीडिया आपका वाइड हो सकता है, वो मीडिया आपका वायरलेस हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टोपोलॉजीज के मुतालिक भी वो कह रहा है जी कि हम डिफरेंट टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर हम ट्रेडिशनल की तरफ जाएं, बैकएंड पे जाएं, तो हमारे पास बस टोपोलॉजी थी जो काफ़ी अरसा चलती रही। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, जो इस टाइम करंटली ज़्यादा चल रही है जी। इसके अलावा हम टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक को डिस्कस करेंगे। और नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर ये जो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है वो क्या है, आईपी एड्रेसिंग जी। हमारे पास नेटवर्क में जितने भी नोड्स होती हैं जिनके दरमियान हम कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो कम्युनिकेशन करवाने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगे। जब डेटा एक्सचेंज करेंगे तो डेटा देने के लिए मुझे दूसरे को पुकारना तो पड़ेगा, उसको बुलाना तो पड़ेगा, उसको कॉल तो करनी पड़ेगी। तो अब अगर किसी एक ने किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है और उसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए उसको उसका नाम पुकारना पड़ेगा। तो नाम पुकारने के लिए अगर हम देखें, हम अपनी लोकल जब हम किसी से बात करते हैं, हम 6-8 लोग होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करने होते हैं, और अगर उन 6-8 लोगों में से मैंने किसी एक के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है तो मैं उसको उसका नाम लेके पुकारता हूँ। जब उसको मैं उसका नाम लेके पुकारता हूँ तो आगे से सिर्फ मुझे वही रिस्पॉन्ड करता है। तो नाम हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। उस आइडेंटिफायर के उन 6 लोगों में से जब मैंने उस शख्स का नाम लिया तो सिर्फ आगे से वही मतवजा हुआ, उसने ही मेरी तरफ देखा और फिर उसके साथ मैंने बात की। तो आइडेंटिफायर का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने नेटवर्क में बात करें तो नेटवर्क के अंदर भी हमारे पास 2 तरह के मेजर आइडेंटिफायर हैं। एक फिजिकल आइडेंटिफायर है जिसको आप जानते होंगे, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जी। तो मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जो कि एक सेम नेटवर्क के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं एक लैन के अंदर कम्युनिकेशन करवाने के काम आता है। यानी कि अगर एक लैन के अंदर मुझे कम्युनिकेशन करनी है और एक नोड ने दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो डेफिनेटली वो जो उसको पुकारेगा, वो जो उसको कॉल करेगा, वो किसकी बेस पे करेगा, मैक की बेस पे जी।
लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें तो यहाँ पर तो मुझे अपने नेटवर्क से, अपने लैन से निकलकर किसी दूसरे लैन के साथ, अपने नेटवर्क से निकलकर किसी दूसरे के नेटवर्क के साथ अगर कम्युनिकेशन करनी है, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेटवर्क्स, तो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है तो वहां पर मेरा फिजिकल एड्रेस या मैक काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान लगे डिवाइसेस की कम्युनिकेशन की। तो वहां पर जो पैरामीटर, वहां पर जो मेरा आइडेंटिफायर है वो क्या है, आईपी एड्रेस, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो अगर हम आईपी एड्रेस, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम कहते हैं, आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करने के काम आता है। तो अगर एक नेटवर्क के अंदर मुझे कम्युनिकेशन करनी है, जिसकी कम्युनिकेशन के लिए मैं मैक को यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस तो होगी जो एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवा रही होगी। वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस क्या है, स्विच है। तो स्विच जो कम्युनिकेशन करवाती है वो एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवाती है, और एक नेटवर्क के अंदर लगी डिवाइसेस ने अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो एक दूसरे को जो पुकारते हैं, जो कॉल करते हैं, जो एक दूसरे के लिए आइडेंटिफायर बनते हैं, वो उनका क्या होता है, मैक एड्रेस। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन बॉटम वर्ड्स हम अगर बात करें कि मैक एड्रेस स्विच हमारा एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवाने की अहलियत रखता है। लेकिन अगर हमने अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो हमें क्या दरकार है, आईपी। तो आईपी को जो गैजेट अंडरस्टैंड करता है, जो डिवाइस अंडरस्टैंड करता है, उसको हम राउटर कहते हैं, और राउटर लेयर 3 पे काम करता है, जबकि स्विच हमारा लेयर 2 पे काम करता है। तो लेयर 2 के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो एक लैन के अंदर होती है, और लेयर 3 थ्रू राउटर जो कम्युनिकेशन होती है, जो कि आईपी करवाता है, वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान करवाता है जी। आईपी जो है, डेफिनेटली आईपी, अब आईपी वर्जन 4 भी आ चुका है, बल्कि आईपी वर्जन 4 तो है, लेकिन आईपी वर्जन 6 भी आ चुका है। अब आईपी वर्जन 6 आने की रीजन ये है क्योंकि आईपी वर्जन 4 नियर टू एंड है। अब पीछे इतने आईपीस नहीं है कि वो फर्दर आपको एंटरटेन कर सके। तो डेफिनेटली एक काफी हद तक तो बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो आईपी वर्जन 6 पर स्विच हो चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जरा आईपी वर्जन 6 की तरफ जरा मूव होते होते थोड़ा सा टाइम फर्दर लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम भी जल्दी आईपी वर्जन 6 पर स्विच कर ही जाएंगे जी। आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो नेटवर्क की दुनिया में आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेटवर्क में अपने आप को इन करना है तो मुझे आईपी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं इस पूरे कोर्स में आईपी को वेटेज दूं तो शायद मैं 40-50% सिर्फ आईपी के एक टॉपिक को वेटेज दे दूं कि आईपी आपके सीसीएनए में कितना इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपको आईपी आता है तो बहुत सारी चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग इसके साथ हो जाती है। तो इस वजह से आईपी की अंडरस्टैंडिंग लेना, आईपी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और ये सीसीएनए में थ्रू आउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जी। आईपी वर्जन 4 को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, यानी कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, आप इसको खुद से असाइन करते हैं। आईपी वर्जन 4 के अंदर कुछ क्लासेस डिफाइन की गई हैं जी। वो 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई जी। लेकिन अगर हम बात करें इन 5 क्लासेस में आपके लिए असाइनेबल क्लासेस कितनी हैं, तो वो हमारे पास 3 ही क्लासेस हैं, ए, बी एंड सी जी। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये 5 क्लासेस हमें क्यों दी गई, और हमारे लिए जो असाइनेबल क्लासेस हैं वो 3 क्यों हैं। तो ये हर क्यों का जवाब डेफिनेटली कोर्स के अंदर मौजूद है, और हम इसको काफ़ी थॉरली डिस्कस करेंगे। आईपी वर्जन 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, या आईपी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आईपी की जो हम सबनेटिंग करते हैं वो आना बहुत ज़रूरी है जी। सब नेटिंग, सब नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क के सब नेटवर्क्स बनाना। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कि हमें आईपी क्लासेस की शक्ल में मिला ए, बी, सी, डी, ई, तो ये
अगर क्लासेस दी गई हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा जी। तो हम देखेंगे इस चीज को कि हम नेटवर्क छोटा है तो कौन सी क्लास यूज करेंगे, नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा मॉडरेट है तो कौन सी क्लास यूज करेंगे, और अगर आपका नेटवर्क काफी बड़ा है, क्योंकि अगर नेटवर्क की बात करें तो दो सिस्टम का भी नेटवर्क हो सकता है ना। अगर दो सिस्टम का नेटवर्क है तो ये मिनिमम दो सिस्टम, और मैक्सिमम पे तो कोई डिबेट नहीं है। मैक्सिमम तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी जरूरत है, उसके मुताबिक आप अपना नेटवर्क को तैयार करते हैं। तो अगर दो सिस्टम भी हों तब भी हमें क्या उसको आईपी एड्रेस देने हैं, ये भी एक, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जी। और अगर हमारे एक नेटवर्क के अंदर 2000 सिस्टम है और उन 2000 सिस्टम्स को आईपी देने हैं तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है जी। तो इस लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग ही सबनेटिंग है जी। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हमने अपने नेटवर्क को एक अच्छे तरीके से डिजाइन करना है, और उसमें सबनेटिंग का बहुत अहम रोल है जी। आपके नेटवर्क को कैसे हम अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं, सबनेटिंग इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जी। कैसे? अगर 2000 मेरे पास डिवाइसेस हैं, इट मींस उनकी मुझे कम्युनिकेशन करवानी है, तो मुझे कितने आईपीस चाहिए? 2000 ही चाहिए। तो मैंने उन डिवाइसेस को आईपी देने के लिए ऐसा चंक उठाना है जिसमें मेरी वेस्टेज कम से कम हो। ऐसा ना हो कि मैं एक बड़ा चंक उठा लूं जिसमें मैंने अपनी डिवाइसेस को आईपी तो असाइन कर लिए लेकिन उसमें वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो गए। अगर मैं एक बहुत छोटे नेटवर्क की बात करूं, जो कि अभी हम दो सिस्टम की बात कर रहे थे, दो सिस्टम का नेटवर्क है, अगर मैं दो सिस्टम्स को आईपीस दूं तो अगर मेरे पास 250 का एक चंक है तो मैंने आईपीस कितने यूज किए? 2। तो 248 आईपीस का क्या बना? क्या वो जाया हो गए? अगर वो जाया हो जाते हैं तो ये सेंस तो नहीं बनती। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अगर मुझे दो सिस्टम के लिए 2 आईपीस दरकार हैं तो मैं देखूं कि मैं कोई इस तरह अपने नेटवर्क के सब नेटवर्क्स बना लूं कि जितने मुझे आईपीस दरकार हैं मैं उस चंक में से वो उतने ही आईपीस निकालूं और यूज कर लूं, और मेरी वेस्टेज क्या हो सके, कम से कम हो सके। तो आईपी की अंडरस्टैंडिंग मतलब इसकी क्लासेस क्या है, कितनी क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, इसमें प्राइवेट आईपीस कितने हैं, इसमें पब्लिक आईपीस कितने हैं, हम अपने सबनेट्स क्यों बनाते हैं, हमें छोटा सबनेट चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे, हमें बहुत बड़ा सबनेट चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे, फिर हर क्लास या क्लासेस डिफाइन करने की क्या जरूरत थी। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे जब हम आईपी एड्रेस को स्टडी करेंगे। और आईपी एड्रेस एक, इस पूरे कोर्स में अगर मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस शायद ये वही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा शायद लेक्चर्स ले। शायद हमारे लेक्चर्स 6 to 9 लेक्चर्स जस्ट ऑन आईपी एड्रेस पे हों। तो मैं तो इसको काफी वेटेज देता हूँ जी, मेरे लिए तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये काफी खास होगा, और इंशाल्लाह हम इसको काफी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जी। तो नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर हम आईपी को काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी हमारे पास इसमें हम वायरलेस को डिस्कस करेंगे, और विजुअलाइजेशन के फंडामेंटल्स क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और कहीं ना कहीं पे हम लेयर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब स्विचिंग को डिस्कस करेंगे कि स्विच कैसे काम करता है, मैकड्रेस कैसे काम करता है, स्विच का बिहेवियर क्या होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर हम इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे जी। आगे मूव करते हैं जी। फिर क्या है, नेटवर्क एक्सेस है जी। नेटवर्क एक्सेस को भी वेटेज 20% नेटवर्क फंडामेंटल्स की ही तरह दी गई है जी। तो डेफिनेटली अगर हम देखें नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर के हम स्विचिंग लेयर 2 को डिस्कस करेंगे। जब हम स्विचिंग को डिस्कस करेंगे कि स्विच कैसे काम करता है, जो डेफिनेटली फिर स्विच के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, स्विच हमारे नेटवर्क के लिए कितना हेल्पफुल है,
ये सारी चीजें हम फिर नेटवर्क एक्सेस में अंडरस्टैंडिंग इसकी लेंगे। अगर हम देखें तो स्विच के अंदर हमें पता है कि हम वीलैन्स बनाते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स बनाते हैं, क्योंकि स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट तो एक ही वीलैन होती है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ पर नेटवर्क की बात करें, एक कंपनी की बात करें, तो उसके अंदर तो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमें उस स्विच के अंदर फिर अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट्स हमें क्या बनानी पड़ेंगी, वीलैंस बनानी पड़ेंगी। तो हम वीलैंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और हमारे नेटवर्क के अंदर लूप ना आए, तो हम अपने नेटवर्क को लूप फ्री रखने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी के अंदर इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो डेफिनेटली हम हर फ्लेवर को अंडरस्टैंडिंग लेंगे जी, एसटीपी, आरएसटीपी, एमएसटी। इसके अलावा अगर मुझे डिफरेंट स्विच के दरमियान लिंक एस्टैब्लिश करना है, तो वो कैसे करते हैं, जिसको हम ट्रंक लिंक के नाम से जानते हैं। तो ट्रंक लिंक कैसे बनाते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे जी। सीडीबी प्रोटोकॉल, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जी। और बहुत इम्पोर्टेंट हमारा, जब हम डिफरेंट स्विचेस के दरमियान एक से ज़्यादा लिंक्स एस्टेब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली उनके दरमियान लूप आ जाएगा जी। क्योंकि जैसे ही एक से ज़्यादा लिंक आप लेयर 2 पे कनेक्ट करते हैं, उनके दरमियान बाय डिफ़ॉल्ट एक लूप सा आ जाता है। तो स्पैनिंग ट्री हमें तो उस लूप से अवॉइड करता है। स्पैनिंग ट्री का काम ही ये है। अगर हमने दो स्विचेस के दरमियान 4 लिंक्स, 4 केबल्स लगा दी हैं और दोनों स्विचेस के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली वो एक लिंक को अप कर देगा, बकाया तीनों को डिसेबल कर देगा जी। शट नहीं करेगा, डिसेबल कर देगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में फिर इसका मतलब हमने लिंक्स तो 4 लगाए, लेकिन क्या हुआ कि यूज कितनी हो रहे हैं, एक हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम क्यों ना इन चारों लिंक्स को बंडल कर लें। तो इन लिंक्स को जब हम बंडल कर लेंगे, तो वो एक हमारा मतलब एक ही चैनल बन जाएगा, एग्रीगेट लिंक बन जाएगा। उन 4 पोर्ट्स पे एक ही लिंक शो करेगा, जिसके अंदर 4 पोर्ट्स हैं। तो उनकी शायद ताकत, उनकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाएगी, शायद नहीं, यकीनन बढ़ जाएगी। और ये जो सारा काम हम करेंगे, वो हम करेंगे ईथर चैनल के जरिए जी। और ये भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम वायरलेस, जिसको हमने नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी वायरलेस की, यहाँ पर कुछ हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे जी। एक्सेस पॉइंट क्या होता है जी, उसके मोड्स क्या होते हैं जी। और फिर हम एक्सेस पॉइंट्स को जो कनेक्ट करते हैं वायरलेस लैन उसके कंट्रोलर के साथ, तो वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों की हम इसमें अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। स्विच पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वायरलेस डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वायरलेस ज़रा ज़्यादा अब यूज़ होता है। तो वायरलेस में एपीस कैसे बिहेव करते हैं, और अगर उनके साथ कंट्रोलर लगा दिया जाए, उस पूरे वायरलेस सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो वो कैसे बिहेव करता है। इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हम नेटवर्क एक्सेस के अंदर मतलब इसको अंडरस्टैंड करेंगे जी, इंशाल्लाह। आगे मूव करते हैं जी। ओके जी, आईपी कनेक्टिविटी अगर हम देखें वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 25% है जी इसकी वेटेज थी। डेफिनेटली हमारा इस कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट राउटर, तो इसमें हम राउटर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जी। और राउटर कैसे काम करता है, राउटर के इंटरफेसेस क्या है, हर इंटरफेस का काम क्या है। राउटर्स के अंदर उसके जो आयोस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, आयोस के अंदर उसकी क्या लेवल्स हैं जी, वो कैसे काम करता है जी। और डेफिनेटली राउटर जो कि लेयर 3 पे कम्युनिकेशन करवाता है, और राउटर कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। इट मीन्स कि जब स्विच जो कि हम कहते हैं स्विच डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, तो जब स्विच कह देता है कि अब मैं डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, तो डेफिनेटली तब काम किसका स्टार्ट हो जाता है, राउटर का जी।
डेफिनेटली जब लेयर 2 जहाँ पे ख़त्म हो जाती है वहाँ से लेयर 3, मतलब जहाँ पे स्विच ख़त्म हो जाता है वहाँ से राउटर स्टार्ट होता है जी। तो राउटर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और राउटर के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जी। प्रोटोकॉल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को राउटेड प्रोटोकॉल्स कहते हैं जी, ईडी वाले, एक को हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं जी। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स जो अपने पास इंफॉर्मेशन रखते हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है जी, तो लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर सोर्स एंड डेस्टिनेशन इस्लामाबाद, ये राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं जी, जिसमें आईपी काम करता है कि किस सोर्स आईपी ने किस डेस्टिनेशन आईपी के साथ कम्युनिकेशन करनी है जी। लेकिन डेफिनेटली अगर मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो मुझे ये भी तो डिसाइड करना है ना कि मैंने किस रास्ते से जाना है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो डेफिनेटली मेरे पास चॉइस है कि इन डिफरेंट रास्तों में से मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या है, बेस्ट रूट क्या है, बेस्ट रास्ता कौन सा है। तो डेफिनेटली ये जो अपने पास डिफरेंट पाथ्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं और फिर उन पास में से बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स जी, आईएनजी वाले जी। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, राउटेड कि कहाँ से कहाँ जाना है और राउटिंग किस रास्ते से जाना है, ये मिलके होती है। तो आईपी तो हमें चाहिए ही चाहिए है। डेफिनेटली राउटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी सिस्को के अंदर ऑप्शंस हैं जी, जिसको इन्होंने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है जी, जिसको हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं जी, जिसमें रिवर्जन 1 रिवर्जन 2 आ जाता है जी। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हैं जी, जिसमें हमारे पास OSPF और ISIS आ जाता है जी। ISIS कभी भी CCNA का पार्ट नहीं रहा जी। और हमारे पास जो तीसरा एक लेग है राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, वो क्या है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें EIGRP प्रोटोकॉल है जी। EIGRP अगर कुछ अर्सा से पहले की बात करें तो EIGRP आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। मतलब EIGRP सिर्फ किन राउटर्स पे या किन डिवाइसेस पे चलता था जो सिस्को डिवाइसेस हैं जी। और सिस्को के अलावा जितनी भी आपके डिवाइसेस हैं वो EIGRP नहीं चला सकती थी। तो लेकिन अभी रिसेंटली सिस्को ने उसको ओपन स्टैंडर्ड कर दिया जी। आपके पास डिवाइसेस चाहे हुआवे की हो, जूनिपर की हो, आप उन पर भी EIGRP चला सकते हैं जी। अगर हम अपने इस कोर्स की बात करें कि हमारे इस नए CCNA के अंदर सिस्को ने कौन सी चीज़ों को मतलब रिमूव कम कर दिया है, तो उसमें हम देखेंगे कि सिस्को ने इसके अंदर से रिप को निकाल दिया है जी। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की वो बात नहीं करता जी। और इसी तरह वो इस नए कोर्स के अंदर अब EIGRP भी प्रोटोकॉल आपको नज़र नहीं आता। तो कहीं ना कहीं पर राउटिंग की बात करें तो स्टैटिक राउटिंग है और डायनामिक राउटिंग है। तो उसने स्टैटिक में स्टैटिक रूट्स को पकड़ लिया, स्टैटिक राउटिंग को पकड़ लिया कि आप अपने कोर्स में स्टैटिक राउटिंग पढ़ाएंगे, और डायनामिक राउटिंग में उसने रिप और EIGRP को निकालने के बाद कहा जी कि आप OSPF पढ़ाएंगे। OSPF वर्जन 2 हम भी डिस्कस करेंगे, जिसमें वो बात कर रहा है कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई सिंगल एरिया OSPF जी। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर OSPF को डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अगर आप देखें कि आज का जो ये कोर्स, आज का जो वेबिनार है, उसके अंदर हमने CCNA प्लस CCNP है जी। तो कहीं ना कहीं पे हमारी प्रमोशन में ये चीज़ शामिल है कि जी CCNA फ्री है विद CCNP। तो CCNP के अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे काम करता है जी, हमें ये पता। और EIGRP तो उस कोर्स में शामिल है ही है। तो डेफिनेटली अगर हम CCNA स्टार्ट करते हैं और मंजिल हमारी CCNP है, तो डेफिनेटली हम फिर रिप भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रिप को भी पढ़ेंगे। OSPF तो हमारे कोर्स का हिस्सा है ही है, स्टैटिक राउटिंग भी पढ़ेंगे। और डेफिनेटली हम सिस्को प्रोप्राइटरी जो हुआ करता था EIGRP, जो कि अब ओपन स्टैंडर्ड है, उसको भी हम काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे।
और चूंकि अब तो वो ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है, अब तो कोई भी वेंडर की कोई भी डिवाइस EIGRP को यूज कर सकती है। तो अब चूंकि ओपन स्टैंडर्ड है तो अब तो उसका मतलब उसकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि वो काफ़ी एक अच्छा प्रोटोकॉल है, लाइट वेट प्रोटोकॉल है। तो इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इन डिटेल्स करेंगे अपने IP कनेक्टिविटी के हेड के अंदर जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको एंड पे नज़र आ रहा है FHRP प्रोटोकॉल जी, फर्स्ट होप रिडेंसी प्रोटोकॉल जी, जिसमें हम HSRP को डिस्कस करेंगे, जो आपको गेटवे की रिडेंसी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, तो नेटवर्क में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 50 लोग हैं जो इंटरनेट पे जाते हैं एक कंपनी के अंदर, और अगर आपका वो गेटवे, आपका वो इंटरनेट बैठ जाए, तो फिर तो 50 लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। तो आपके पास एक से ज़्यादा ISP इंटरनेट कनेक्शंस होने चाहिए। ओके, अगर आपके पास एक से ज़्यादा भी इंटरनेट कनेक्शंस हैं, लेकिन अगर आपने उनको एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ है कि आपने सिर्फ इधर से जाना है और वो रास्ता बंद हो जाता है, दूसरा रास्ता मौजूद है लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आपने अब इधर चले जाना है, क्योंकि आपने तो रास्ते उनको ये दिखाया हुआ है। तो हमारे पास मतलब FHRP वो प्रोटोकॉल है जो दो रास्तों के मुतालिक कहता है कि जी आप जाएं इधर से, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका एक्टिव है, आप इधर से जाएं। लेकिन अगर आपका ये एक्टिव बंद हो जाए तो आपके पास एक स्टैंड बाय रास्ता है। तो डेफिनेटली जब एक्टिव बंद हो जाएगा तो इधर से मुझे हार्ट बीट आना बंद हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है कि ये रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। जब ये रास्ता बंद हो गया, इसकी तरफ से मुझे कीप लाइव्स हार्ट बीट मिलना बंद हो जाएगी। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये रास्ता बंद हो गया। तो बजाय इसके कि मैं मैनुअली दूसरे रास्ते की तरफ ट्रैफिक को टर्न करूं, ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा अपने जो स्टैंड बाय था, जो कि अब एक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव तो डाउन हो गया। अब स्टैंड बाय अपने आप को प्रमोट करेगा एज अ एक्टिव, तो अब ट्रैफिक आपके स्टैंड बाय जो कि अब एक्टिव हो चुका है उस रास्ते से निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये भी आपका FHRP प्रोटोकॉल, HSRP डिस्कस करेंगे जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी है जी। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो आपको चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम ये स्पेशली IP कनेक्टिविटी तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर आकर हम नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर फील करना स्टार्ट कर देंगे, तब हमें चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं एक नेटवर्क की, तो चूंकि हम लेयर 2 भी डिस्कस कर चुके हैं, स्विचिंग का बिहेवियर भी देख चुके हैं, हम राउटर लेयर 3 को भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी बिहेवियर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, आपने एक प्लाजा खड़ा कर दिया, आपने एक घर का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। अब आपको नेटवर्क बिल्ड करना आ गया, अब आपको एक नेटवर्क खड़ा करना आ गया। लेकिन आपको पता है कि जब आप एक बिल्डिंग को खड़ा कर लेते हैं, एक नेटवर्क को खड़ा कर लेते हैं, तो अब मुझे अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है। अब मुझे अपने नेटवर्क को उन लोगों से महफूज रखना है जो मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरे नेटवर्क में तो वही लोग आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं जो उस नेटवर्क का पार्ट है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे नेटवर्क में कोई भी शख्स, कोई भी, जैसे आपके घर में मैं बात करूं वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई पे आपने पासवर्ड लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि वो आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे घर के ही लोग उसको यूज कर सके। अगर आप उसको ओपन छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो तो बहुत सारे लोग यूज करेंगे, तो वो मतलब सेंस नहीं बनती कि नेटवर्क और वो भी ओपन पड़ा हो। तो नेटवर्क हमेशा सिक्योर्ड होना चाहिए। तो अभी ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब है आपने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया, लेकिन अभी ये सिक्योर्ड नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए एक ग्रे स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क को बिल्ड करना है, खड़ा करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप अपने इस नेटवर्क को कैसे सिक्योर करते हैं। तो जी मूव करते हैं जी आगे। आगे हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे जब हम बात करते हैं कि IP एड्रेसिंग की। तो मैंने अभी नाम दिया था कि IP एड्रेस हमारे पास प्राइवेट भी हैं, IP एड्रेस हमारे पास पब्लिक भी है जी।
प्राइवेट आईपीज वो आईपीज होते हैं जो हम अपने नेटवर्क के अंदर एक लैन के अंदर यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने लैन से बाहर निकलना है, मतलब लैन से वैन की तरफ जाना, वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जाना है, मतलब इंटरनेट की तरफ जाना है, तो वो कहते हैं कि जी अगर आपको मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आना तो आपके पास डेफिनेटली वीज़ा होना चाहिए उस मुल्क का। तो वीज़ा दिखाएं, आप एंटर हो जाएं, आप चले जाते हैं। जब आपने अपने लैन से वैन की तरफ इंटरनेट पे जाना है तो वो कहते हैं जी आपके पास फिर पब्लिक आईपी होना चाहिए। आप पब्लिक आईपी होगा तो आप अपने इंटरनेट पे मूव कर पाएंगे। विदाउट पब्लिक आईपी आप इंटरनेट पे मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम प्राइवेट आईपीज की अंडरस्टैंडिंग लें तो ये तो अपने प्राइवेट लैंड के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक आईपी आपको यूज करना पड़ता है जब आपने अपने लैंड से बाहर निकलना है और कहाँ पे मूव करना है, इंटरनेट पे मूव करना है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की जहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी 20 पीपल हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं और 20 के 20 लोगों ने इंटरनेट पे जाना होता है, तो क्या मैं 20 पब्लिक आईपीज लूंगा उनके लिए ताकि वो इंटरनेट पे जा सके? अगर इस तरह हर शख्स को एक पब्लिक आईपी चाहिए होता तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में तो एट अ टाइम बिलियंस ट्रिलियंस के अंदर लोग इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, तो इतना तो आईपी हमारे पास है ही नहीं। तो फिर क्या होता? क्या हमें इंटरनेट की सर्विस ना मिलती, या हमें इंटरनेट ये कह देता है कि सॉरी अभी हमारे पास पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज ट्राई लेटर। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो होता क्या है, जैसे एक कंपनी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 लोग हैं और उन्होंने इंटरनेट पे जाना है। अब 20 लोगों के पास अपने प्राइवेट एड्रेस, क्योंकि वो उनकी लोकली पहचान जो है वो तो अलग होगी, वो 20 प्राइवेट आईपीस तो हैं, लेकिन मुझे इंटरनेट पे जाने के लिए क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। तो मैं उन 20 लोगों को एक पब्लिक आईपी दे देता हूँ कि जब भी इन्होंने इंटरनेट पे जाना है तो ये कौन सा आईपी लेके चले जाए? पब्लिक आईपी। तो दूसरा भी आएगा, वो कौन सा आईपी लेके चला जाएगा? वही आईपी। तो 20 लोग कितने पब्लिक आईपी को सर्व कर रहे हैं? एक कोई, वो 100 भी हो सकते हैं। अब वो 20 लोग अगर एक ही पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ? इससे मुझे फायदा ये हुआ कि दुनिया में जो बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं वो उतने ही पब्लिक आईपी नहीं यूज कर रहे, वो उससे बहुत कम पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं। क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ पर 50 से 100 लोग एक ही आईपी को यूज कर रहे हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि 50 लोग एक पब्लिक आईपी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर तो मेरे पास काफ़ी आईपीज हैं पब्लिक। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ गई है, जितने लोग इंटरनेट पे होते हैं, उस लिहाज से पब्लिक आईपीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए होंगे। इसी वजह से आईपी वर्जन 6 आ चुका हुआ है। अब हमने जो प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क से वैन पे जाना है, प्राइवेट से पब्लिक में जाना है, तो दरमियान में कोई एक ऐसा सर्वर होगा जिसको हम ये कहेंगे कि जब तुम्हारे पास कोई भी प्राइवेट आईपी आएगा तो तुम उसको ये पब्लिक आईपी दे देना, यानी कि इस प्राइवेट आईपी को रिजॉल्व कर देना किसमें? पब्लिक आईपी में। जैसे ही उसके पास पब्लिक आईपी आएगा तो वो वैसे ही वीजा है, वो दूसरे मुल्क इंटरनेट पे एंटर हो सकता है। ये जो सारा काम जो आपके प्राइवेट आईपी को रिजॉल्व कर देता है पब्लिक आईपी के अंदर, वो जो सर्वर कर रहा होता है उसको हम नेट सर्वर कहते हैं। नेट, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस कौन सा होता है? आईपी। तो आईपी की ट्रांसलेशन, आईपी की ट्रांसलेशन, और आईपी कितनी तरह का है? प्राइवेट एंड पब्लिक। तो इनकी ट्रांसलेशन करने वाले सर्वर को हम कौन सा सर्वर कहते हैं? नेट सर्वर। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये मतलब आपका CCNA के अंदर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी ये। हम इसमें अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आपका ये कैसे काम करता है। आपका नेट कैसे काम करता है जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा NTP है जी। जब आपका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, आप डिफरेंट कंट्रीज से
में आपकी ब्रांचेस हैं और वो तमाम सर्वर्स डिफरेंट कंट्रीज में पड़े हुए हैं, जैसे गूगल्स के सर्वर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में पड़े हुए हैं और वो आपस में डेफिनेटली सिंक भी होंगे। तो अगर कोई गूगल का सर्वर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और एक यूएसए में पड़ा हुआ है, तो वहाँ का टाइम जोन मुख्तलिफ है, यहाँ का टाइम जोन मुख्तलिफ है, तो ये कैसे सिंक होते हैं, वो थ्रू एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के ज़रिए होता है जी। तो ये भी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए और हमारे नेटवर्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे जी। इसके बाद हमें जो डीएससीपी नज़र आ रहा है जी, डीएससीपी भी एक नेट की तरह, मतलब जैसे सर्विस सर्वर है, इस तरह एक डीएससीपी भी सर्वर है जी। ये भी मूव कर रहा है जी आईपी के डाया के इर्द गिर्द ही। आईपी जैसे हमने कहा प्राइवेट है, आईपी जैसे हमारे पास पब्लिक है, इस तरह हम डिस्कस करते हैं। आईपी अपने नेटवर्क के अंदर या तो आप अपनी डिवाइसेस को मैनुअली दे सकते हैं या ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। मैनुअली डेफिनेटली मैनुअल, मैं खुद जाके अपने सिस्टम को आईपी दे दूं तो ये एक मैनुअल मेथड है जी अपनी डिवाइसेस को आईपी असाइन करने का। लेकिन अगर हम अपने एक नेटवर्क की बात करें, एक अच्छे नेटवर्क की बात करें, तो वहाँ पर आईपी मैनुअल नहीं दिया जाता जी, वहाँ पे आईपी ऑटोमेटिक दिया जाता है। तो आईपी जहाँ पे असाइन होता है वहाँ पर एक दो तरह की ऑप्शन होती है कि आप आईपी असाइन कर दें मैनुअली या आप आईपी असाइन कर दें ऑटोमेटिक। तो जब हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो फिर तो हमने वहीं पे, लेकिन जब हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम कह रहा है कि मुझे, शायद किसी से कह रहा है कि मुझे ये आईपी असाइन कर दो, मेरे पास आईपी नहीं है। अब वो अपनी तरफ से ये क्लाइंट, एज अ क्लाइंट किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि मेरे पास आईपी नहीं है और आप मुझे आईपी असाइन कर दें। वो जो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और बैकएंड पे कुछ सर्वर होगा जिसका काम है कि जब इस तरह की रिक्वेस्ट आएगी जो आकर मुझे ये कहेगी कि मेरे पास आईपी नहीं है लिहाजा मुझे आईपी दे दे, और मेरा काम है इस रिक्वायरमेंट को कैटर करना और मैं उसको आईपी असाइन करूंगा, उस सर्वर को हम डीएससीपी सर्वर कहते हैं। सर्वर के लफ्ज को ही अगर आप अंडरस्टैंड करें तो सर्वर का लफ्ज सर्व करने वाला, खिदमत करने वाला। तो डीएससीपी सर्वर वो सर्वर है जो उन सिस्टम्स को आईपी देता है जिनके पास आईपी नहीं होता, और जो आईपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनको ये एंटरटेन करता है जी। तो डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है जी, और ये आज के नेटवर्क के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ये बहुत आसान टॉपिक भी है, मतलब कोई इतना नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है जी। तो इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर डीएससीपी को एज अ रिले के तौर पे भी आप कर सकते हैं। तो रिले इसकी एक ज़रा थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, डेफिनेटली जहाँ पे डीएससीपी है वहाँ पे उसका रिले भी है, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे जी। फिर हम आईपी सर्विसेज में अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी जो डिवाइसेस हैं क्या हम उनको एक्सेस कर सकते हैं तार लगाकर ही, या हमारी डिवाइसेस जिस बिल्डिंग में पड़ी हुई हैं जब तक हम उस बिल्डिंग में तब ही एक्सेस कर सकते हैं, या हम कहीं पे भी बैठ के अपनी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, और तार के साथ एक्सेस अब बहुत कम होता है। अगर हम डिवाइसेस को की एक्सेस करने की बात करें तो उसमें 90-95% हम तार के बगैर ही एक्सेस करते हैं अपनी डिवाइसेस को, और इस एक्सेस को हम टेलनेट का नाम देते हैं। तो या आप अपनी डिवाइसेस को टेलनेट कर रहे होते हैं या एसएसएच कर रहे होते हैं, सिक्योर शेल कर रहे होते हैं जी। तो आप अपनी डिवाइसेस को कैसे रिमोटली एक्सेस करते हैं और उस डिवाइसेस की को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसकी भी एक डिटेल डिस्कशन इसमें है जी। और टीएफटीपी और एफटीपी का भी हम प्रोटोकॉल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपनी फाइल्स को
अपलोड डाउनलोड करना हो तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को जिसका पोर्ट नंबर 2021 है कैसे यूज़ करते हैं, ये भी इस पूरे इसका हिस्सा है जी, तो आईपी सर्विसेज का। और इंशाल्लाह हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नेट और डीएचसीपी आपके लिए इस पूरे में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसका हम बात करें कि कमर्शली भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। कोई नेटवर्क नहीं है जहाँ पे नेट ना होगा जी। आगे डिस्कस करते हैं जी। ओके जी, इसकी हम बात कर रहे थे जी। अगर आपने एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, आपने एक अपना नेटवर्क का एक बिल्डिंग खड़ी कर लिया, तो अब अपने घर को आपने कैसे सेफ करना है जी। आपने उसको दरवाजे लगाने हैं, उसको लॉक्स लगाने हैं, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मतलब मुनासिब नहीं है। तो आपने इसी तरह अपना नेटवर्क जब बिल्डअप कर लेते हैं तो आपने अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इसके अंदर मिलेगी। नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर 2 पर भी है जी, स्विचिंग एंड पे भी है। नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर 3 पे भी है जी। लेयर 2 की बात की जाए तो डेफिनेटली लेयर 2 पे जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सारी किस पे हो रही होती है, मैक पे हो रही होती है। और स्विच में डेफिनेटली तमाम सिस्टम्स आपकी पोर्ट के साथ आके अटैच्ड होते हैं। स्विच उन तमाम पोर्ट्स पे लगे अपने तमाम सिस्टम के मैक्स को लर्न करता है, तो फिर वो कम्युनिकेशन करता है जी, या स्विच कम्युनिकेशन करवाता है। तो डेफिनेटली अगर हम लेयर 2 सिक्योरिटी की बात करें तो हम स्विच की पोर्ट पर ये बता देते हैं कि जब तुम्हारे पास ये मैक आएगा तो तब तो तुमने उसको इस नेटवर्क की एक्सेस दे देनी है। और वो मैक कौन सा होगा, डेफिनेटली जो हमारे यहाँ अपने अपने सिस्टम्स हैं उनके जो मैक हैं हम वो स्विच को बता देंगे। अब कोई ऐसी डिवाइस आई है और उसका जो मैक आया है वो मैंने स्विच को नहीं बताया हुआ, तो वो उसके लिए अननोन है। अगर वो उसके लिए अननोन है तो क्या आप समझते हैं कि उसको उस नेटवर्क का हिस्सा होना चाहिए? जैसे अगर कोई आपके घर में आता है, बेल करता है और आपके लिए अननोन है, तो वो कभी भी एंटर नहीं आप होने देंगे। और अगर आपके कोई जानने वाला तो आप उसको वेलकम करते हैं। इसी तरह स्विच को अगर मैं बता दूं कि यार ये 20 मैक हैं जिसको आपने अपने नेटवर्क का हिस्सा बनने देना है, तो डेफिनेटली उसके पास एक लिस्ट है। वो एक सिस्टम जाता है, वो देखता है यार तुम इस 20 में से हो, वो देखता है हाँ जी हो, आने देता है। लेकिन कोई सिस्टम ऐसा आया है जो उस 20 में नहीं उसका हिस्सा, वो देखता है कि आप तो इस 20 की लिस्ट में हो ही नहीं, तो वो कभी भी उसको अपने नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। तो हम अपने नेटवर्क को लेयर 2 पर सिक्योर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैक एड्रेस जी। इसी तरह हम लेयर 3 पर भी जो जिसको लेयर 2 पे जिसको हम पोर्ट सिक्योरिटी कहते हैं जी। फिर तो हम पोर्ट सिक्योरिटी ये लिखा हुआ जी, कॉन्फ़िगर लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर्स। तो हम स्विच पर पोर्ट सिक्योरिटी के जरिए अपने नेटवर्क को सिक्योर करेंगे। और अगर हम लेयर 3 की सिक्योरिटी की बात करें तो लेयर 3 के अंदर डेफिनेटली जो आइडेंटिफायर है, जो कम्युनिकेशन पैरामीटर है, वो क्या है, आईपी है। और आईपी कम्युनिकेशन जो करवा रही होती है डिवाइस, वो हमने कहा राउटर है। तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल वही बात करें कि अगर डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि किन आईपीस के साथ मैं कम्युनिकेशन करनी है और किन आईपीस के साथ मुझे कम्युनिकेशन नहीं करनी। अगर मैंने कह दिया है कि तुम्हें एक लिस्ट दे दी है कि तुमने सिर्फ इस लिस्ट में जितने आईपीस हैं इनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो इसका दूसरी तरफ मतलब ये भी बन जाता है कि इसके अलावा तुमने किसी भी आईपी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी है। तो मैं एक लिस्ट दे दूंगा, वो उस लिस्ट में 20 आईपीज हों, उस लिस्ट में 200 आईपीज हों, वो जिनके साथ कम्युनिकेशन करनी है वो आईपीज दे दिए, वो कम्युनिकेशन करवा देगा। उस 20 या 200 के अलावा वो किसी भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ये सारा कंट्रोल हम करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL के जरिए जी। और ये टॉपिक जैसे मैंने कहा कि CCNA के अंदर मेरे लिए आईपी एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह CCNA के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ACL की अंडरस्टैंडिंग, ACL का आना, आईपी वर्जन 4 का आना CCNA में बहुत ज़रूरी है जी। और किसी भी नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनका
इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है जी। इसके अलावा ये है कि डेफिनेटली अगर आपके यहाँ डिवाइसेस लगी हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि उन डिवाइसेस को कोई भी बंदा जाके एक्सेस कर ले। जैसे आपके यहाँ आपके पास अपना एक लैपटॉप है, आपके पास इवन अपना मोबाइल है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक मोबाइल पड़ा हुआ है और उसको कोई शख्स उठाए और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होता। आपने जब वो कोई बंदा अगर मोबाइल उठाए भी तो डेफिनेटली आपने अपनी डिवाइस, ये आपकी पर्सनल गैजेट है। तो इसी तरह आपके यहाँ जो स्विच राउटर्स होते हैं वो भी आपकी कंपनी के पर्सनल हैं, वो बाहर का बंदा आके उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए डेफिनेटली आप, या सिक्योर करने के लिए आप इस पर क्या लगा देते हैं, पासवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं। इसी तरह हम अपनी डिवाइसेस को ओपन नहीं छोड़ते कि कोई भी बंदा आया उसने एक्सेस कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो हम अपनी डिवाइसेस पे क्या लगा देते हैं, पासवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं। और पासवर्ड्स भी हम पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं, एक क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड होते हैं, एक MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 पासवर्ड्स होते हैं। जो क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड होते हैं, मतलब वो तो क्लियर टेक्स्ट होते हैं, वो तो जब आप देखेंगे तो वो आप पढ़ लेंगे कि ये पासवर्ड लगा हुआ है। लेकिन जो MD5 होते हैं ये साइफर टेक्स्ट होते हैं, मतलब एक मशीन लैंग्वेज टाइप आ जाती है जिसको लिखा तो मैंने सिस्को ही हुआ, लेकिन उसको वो MD5 साइफर टेक्स्ट में प्रेजेंट कर देगा, जो कि ह्यूमन के लिए पढ़ना ज़रा मतलब वो वैसे नहीं पढ़ सकता जी। तो हम डेफिनेटली अपने डिवाइसेस को पासवर्ड्स लगाएंगे, सिक्योर्ड पासवर्ड लगाएंगे या MD5 पासवर्ड्स लगाना सीखेंगे कि आप अपनी डिवाइसेस को कैसे सिक्योर करते हैं। तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी का एक सेक्शन है, तो इसके अंदर हम सारी सिक्योरिटी के एलिमेंट चीज़ें पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कम्युनिकेशन करनी है, तो जब आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कहते हैं, एक लाहौर में है, एक कराची में है, तो लाहौर से कराची ब्रांच ने कम्युनिकेशन करनी है तो ओवर द इंटरनेट ही जाएंगे, ओवर द क्लाउड ही जाएंगे। तो जो आपका क्लाउड है, जो आपका इंटरनेट है, वो अनसिक्योर्ड है, वो ओपन है, वो सिक्योर्ड नहीं है। तो अगर आपका डाटा मतलब काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ओवर द इंटरनेट भी अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप बिटवीन लाहौर ब्रांच एंड कराची ब्रांच के दरमियान एक VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक अपना प्राइवेट बना लेते हैं, ताकि ओवर द इंटरनेट भी वो एक पाइप जो कि बिटवीन लाहौर एंड कराची है, सिक्योरली आपका डाटा फिर लाहौर टू कराची मूव हो। तो VPN इसमें कैसे बनाते हैं वो भी हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे जी। इसी तरह ये टोटली आपका इस CCNA 200-301 के अंदर ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी जो उन्होंने ऐड करवाया है, ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है जी, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब आपका नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डिवाइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी, और नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड होने के बाद आप थ्रू सॉफ्टवेयर अपने डिवाइसेस को कैसे सेंट्रलाइज और कंट्रोल करेंगे, जिसमें पाइथन वगैरह का भी कुछ जिक्र किया गया। तो हम इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आप अपने नेटवर्क के अंदर ऑटोमेशन के फीचर को कैसे लेकर अपने नेटवर्क को मज़ीद सेंट्रलाइज और अच्छा कर सकते हैं। CCNA के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और समझने में हमें शायद 2 माह लग जाएंगे जी। CCNA जिसको हम कहते हैं कि आपका ये एक फाउंडेशनल कोर्स है जी, सिस्को के ट्रैक, क्योंकि हमारा एसोसिएट लेवल है, हमारा प्रोफेशनल लेवल है, हमारा देन एक्सपर्ट लेवल है जी। तो अगर मैं इसकी बात करूं एक बिल्डिंग की तरह, तो आप एसोसिएट लेवल को ये कह सकते हैं कि ये आपकी फाउंडेशन है, आपकी मतलब ग्राउंड फ्लोर है। आपका ग्राउंड फ्लोर, आपका फाउंडेशन जितना मजबूत, जितना कंसेप्चुअल, जितना अच्छा होगा, आपकी बिल्डिंग उतनी ही बेहतर होगी।
अगर आपका फाउंडेशनल आपका क्या कहते हैं CCNA एसोसिएट लेवल पे कुछ कमी कोताही रह जाती हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोफेशनल लेवल, आपका एक्सपर्ट लेवल उतना अच्छा नहीं होगा। इस वजह से अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि CCNA तो वेलकम करता है उन लोगों को जिनको नेटवर्क के मतलब कुछ नहीं पता। वो आए तो CCNA तो कहता है आपको कुछ नहीं पता, CCNA कहता है कि हम आपको नेटवर्क के मतलब ही बताएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ऊपर लेके जाता है और आप मैच्योर होना, नेटवर्क की दुनिया में मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। जब आप उसका एसोसिएट लेवल एक अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद भी पता लग जाता है कि अब आप मूव कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पर। जी, अगर मैं प्रोफेशनल लेवल की बात करूं फरवरी से पहले की, तो हम CCNP का वर्ड यूज करते थे और उसके साथ लगाते थे R&S, राउटिंग एंड स्विचिंग जी, जिसमें हम 3 पेपर्स देते थे, रूट, स्विच एंड ट्रबल शूट जी। इसके अलावा CCNP सिक्योरिटी था, इसी तरह CCNP वायरलेस था, इसी तरह CCNP डाटा सेंटर था एंड सो ऑन जी। लेकिन अब इस नए के अंदर आकर उन्होंने CCNP R&S के वर्ड को मतलब ख़त्म कर दिया जी। अब उन्होंने क्या नाम दिया इसको, CCNP एंटरप्राइज जी। अगर CCNP एंटरप्राइज को करें तो जैसे उन्होंने एसोसिएट लेवल पर अपनी बहुत सारी एसोसिएट लेवल्स की सर्टिफिकेशंस को कम करके सिर्फ 3 में ले है, CCNA, साइबर सिक्योरिटी एंड डेवनेट। इसी तरह CCNP एंटरप्राइज के अंदर भी उन्होंने अपनी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो कम कर दी हैं जी, और CCNP एंटरप्राइज का नाम दिया गया। और ऐसा क्यों किया और कैसे हुआ ये जरा देखते हैं जी। अगर हम बात करें, एक तो ये बहुत अच्छा हुआ कि CCNP में पहले 3 एग्जाम्स हुआ करते थे, फिर जाके आप CCNP प्रोफेशनल बनते थे जी। और पहले अगर आपको CCNP राउटिंग स्विचिंग करना है तो क्या कहते हैं, उसके लिए आपके पास CCNA का भी सर्टिफिकेट, यानी कि उसका जो प्री रिक्विजिट था वो CCNA R&S था। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है जी। अगर हम प्रोफेशनल लेवल की अब बात करें तो इन्होंने कहा है कि जी जो कंसंट्रेशन एग्जाम्स है जी, वो कहते हैं जी चूज वन। अभी ऊपर वाले को हम डिस्कस करते हैं जी। अगर आप नीचे देखें तो ये जो 30410 है, इसके अंदर एडवांस राउटिंग एंड स्विचिंग, राउटिंग एंड सर्विसेज का एग्जाम है जी, SD-WAN सॉल्यूशन का एग्जाम है जी, इंटरप्राइज नेटवर्क का एग्जाम है, इंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क का एग्जाम है, इंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क ये डिजाइनिंग है और ये इम्प्लीमेंटिंग है जी, और इसी तरह ऑटोमेशन है जी। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा कि अगर आपने वायरलेस करना है, अगर आपने राउटिंग स्विचिंग करना है, अगर आपने SD-WAN करना है जी, और इसी तरह अगर आपने ऑटोमेशन करनी है जी, उसके लिए आपने कोर एग्जाम एक ही देना है, जिसका कोड क्या है जी 350401। यानी कि मैं 350401 का जब एग्जाम दूंगा तो मैं नीचे किसी में भी अपनी आपकी प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन कर सकता हूं जी। मैं नीचे वाली सर्टिफिकेशंस में कोई भी एक चूज करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं पहली चूज कर लेता हूं एडवांस राउटिंग एंड सर्विसेज। अब मैंने एडवांस राउटिंग एंड सर्विसेज का एग्जाम किया एनकोर के साथ जी, तो इट मींस पुरानी सर्टिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप समझिए CCNP राउटिंग स्विचिंग आपने कर ली है। जो प्रीवियस सर्टिफिकेशन थी उसके अंदर आपने कितने एग्जाम्स दिए, 3, जहां पे आपको कितने देने पड़े, 2। फिर जब आप CCNP R&S जो पुराने वाला था वो करते थे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट आता था सिस्को की तरफ से वो एक ही आता था कि आप प्रोफेशनल लेवल की आपने R&S की सर्टिफिकेशन कर ली है। लेकिन यहां पर आपके पास 2 सर्टिफिकेट आएंगे जी। एक सर्टिफिकेट आएगा कि आपने CCNP कर लिया, कौन से वाला, इंटरप्राइज। अब R&S नहीं है जी। अब आप R&S हैं, इसके लिए एक स्पेशलिस्ट, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है
उसका सर्टिफिकेट आएगा। और आपके स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स कौन से हैं, ये नीचे वाले जी। तो आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, राउटिंग एंड स्विचिंग में। अच्छा, अब कल को अगर मैं वायरलेस का भी एक एग्जाम दे देता हूं, तो मेरे पास जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो कितनी की होगी, 2 की। एक मेरे पास राउटिंग स्विचिंग की होगी और दूसरी किसकी होगी, वायरलेस की। और इसी तरह अगर मैं SD-WAN भी कर लेता हूँ एक ही एग्जाम से, तो मैं मतलब प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन एनकोर तो मेरे पास आई है, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन भी किस में होगी, SD सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर भी मेरी स्पेशलाइजेशन होगी। तो अब आप 2 एग्जाम्स के जरिए CCNP के सर्टिफाइड भी हो जाएंगे और किसी एक एग्जाम की स्पेशलाइजेशन भी कर लेंगे जी। अगर हम आज के अपने इस वेबिनार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम डेफिनेटली CCNP के अंदर एनकोर को तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हम जो पेपर कोड पढ़ेंगे वो है 350-401, और हम पढ़ेंगे राउटिंग एंड सर्विसेज, यानी कि राउटिंग एंड स्विच, जिसमें 300-410 है जी। तो इस तरह हमारा CCNP प्रोफेशनल हो जाएगा विद स्पेशलाइजेशन ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग जी। एक्सपर्ट लेवल भी उसके मुताबिक कम कर दिए गए हैं जी। अब आप CCI अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास CCI एंटरप्राइज है जी, उसी RNS की ही बात चल रही है जी। आपके पास वायरलेस है जी, डाटा सेंटर है, सिक्योरिटी है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोलैबोरेशन है, SysD है जी। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे मैं बताता चलूं आपको, बिफोर फरवरी अगर आपने CCNP RNS ही करना है तो CCNP के लिए प्री रिक्विजिट क्या था, CCNA जी। आप विदाउट CCNA CCNP नहीं कर सकते थे जी। यानी कि CCNP का एग्जाम देने के लिए आपके पास CCNA का सर्टिफिकेट होना जरूरी था जी। लेकिन अब जो है, अब आपके लिए कोई भी चीज प्री रिक्विजिट नहीं है। हाँ, पढ़ने के लिहाज से आपको डेफिनेटली आप CCNA पढ़ें, फिर आप CCNP पढ़ें। अब आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, किसका, CCNP का। अब उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट नहीं है कि आप पहले CCNA के लिए भी एग्जाम्स दें, उसके लिए भी डॉलर्स लगाएं जी। अब आप डायरेक्टली एग्जाम्स दे सकते हैं, किसका, CCNP, मतलब अपने स्पेशलाइजेशन R&S का जी। फिर सबसे खूबसूरत बात क्या है कि अगर आपने अपने आप को टारगेट किया हुआ है CCI के लिए जी, तो उसमें क्या होता था, CCI के लिए आपको उसकी 2 हिस्सों में उसकी थी। पहले के आपको CCI रिटर्न देना पड़ता था, फिर आपको CCI की लैब देनी पड़ती थी। अब अगर आप बात करें, अब उन्होंने CCI का जो रिटर्न है उसको भी खत्म कर दिया है। जब आप अपना यहां पर एनकोर का एग्जाम दे देंगे 350-401 जी, तो अब आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट लैब देने के भी। अब आपको CCI रिटर्न एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेशंस पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्को ने काफी स्क्वीज कर दिया है। अब अगर आपने CCI करना है, मतलब CCI इंटरप्राइज ही करना है, तो आप क्या करें, डायरेक्ट दें एनकोर के एग्जाम दें 350-401 जी, फिर आप दें स्पेशलाइजेशन करें जी R&S में जी, और वो क्या जी 300-410 जी, और उसके बाद आप CCI इंटरप्राइज की डायरेक्ट लैब कर दें। तो 3 अटेम्प्ट में 3 एग्जाम्स में आप CCI कर सकते हैं जी। और डेफिनेटली मतलब ये काफ़ी एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल भी अब हो गया जी। अदरवाइज पहले CCNP के लिए CCNA प्री रिक्विजिट था, और फिर CCI लैब के लिए उसका रिटर्न देना बहुत ज़रूरी था। अब ये चीज़ें ज़रा कम हो गई हैं जी। तो इंशाल्लाह ये आज का हमारा सेशन था, और कमिंग जो इस सेशन का बकायदा मतलब हम क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगाज़ करेंगे वो कमिंग मंडे 23 नवंबर से करेंगे जी। और क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी जी वो 5 o'clock to 6:30, यानी कि 1.5 hour की क्लास होगी जी।
और 3 days इन अ वीक क्लास हुआ करेगी जी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जी। और 2 माह आई थिंक हमें CCNA में लग जाएंगे और 2 माह हमें ज़रा CCNP की मद में लग जाएंगे जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कमिंग सेशन में आप हमें ज्वाइन करेंगे, और अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी सर, कोई क्वेश्चन हो? जी, ये इकट्ठे ही लेके चलेंगे हम, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल लेवल के लिए आपको फाउंडेशनल कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट हम CCNA से ही करेंगे और फिर क्या करेंगे, CCNP करेंगे। और इस टाइम जो ICT की प्रमोशन है उसमें CCNP के साथ CCNA फ्री है जी इस टाइम। तो डेफिनेटली, लेकिन जब हम कोर्स के पॉइंट में तो पहले हम CCNA पढ़ेंगे और देन हम CCNP पढ़ेंगे। एग्जाम की जब हम बात करते हैं, देखें सिस्को की तरफ से तो अब आप बाउंड नहीं है जी। सिस्को की तरफ से तो आपने CCNA एग्जाम नहीं देना, वो कहता जी ना दें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बाउंड थे, पहले प्री रिक्विजिट था। डेफिनेटली अब मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि आप CCNP के 2 एग्जाम दें और प्रोफेशनली मतलब CCNP की सर्टिफिकेशन लें और स्पेशलाइजेशन R&S में करें। दैट्स इट जी। जी डेफिनेटली, पहले एनकोर का एक एग्जाम देंगे, फिर उनमें से हम स्पेशलाइज 2 एग्जाम। जबकि अगर हम पहले देखें तो आप एसोसिएट का एग्जाम देते थे और NP के 3 एग्जाम है, तो टोटल 4 देने पड़ते थे। अब आपको सिर्फ 2 देने पड़ेंगे जी। और फिर CCI की तरफ मूव होते हैं तो उसके लिए रिटर्न भी आपका वो एनकोर ही है, तो वहां पे भी अब आपका वो खत्म हो गया, वो आपके लिए CCI लैब के लिए वो आपका रिटर्न ही है जी। जी एनीवन जी? नो क्वेश्चन जी? ओके डियर, थैंक्स टू ऑल जी। इंशाल्लाह फिर हम मंडे को स्टार्ट करेंगे और हम आप सबको वेलकम करते हैं। तो मंडे को इंशाल्लाह जी फिर इस सेशन का बाकायदा आगाज करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी।